छत्तीसगढ़ के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत जी हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। अगर हम इनके विभाग की बात करें तो 2021 का जो समय रहा है, निश्चित तौर पर काफ़ी उपलब्धियां इनके विभाग की रही हैं, लेकिन आखिर ने भिगो कर रख दिया है, खासकर उन जगहों को जहां धान का खरीदी किया जा रहा है, धान की खरीदी की जा रही है। धान संग्रहण केंद्र में काफ़ी बर्बादी हुई है पिछले 2 दिनों में। किस तरीके का आकलन आप लोग कर रहे हैं, कितना अनुमानित है और क्या किया जाना है आगे? देखिए, बारिश ने सबका जीना मुहाल किया है। बिना मौसम का वर्षा ना इसका कोई पहले से पूर्वानुमान रहता है, ना इससे कोई इनकार कर सकता है। बारिश आएगी तो छींटे पड़ेंगे और थोड़ा बहुत नुकसान भी संभव है। सरकारी स्तर पर धान खरीदी के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है और सभी प्रशासनिक स्तर पर सभी जो अधिकारी हैं उनको निर्देशित किया गया है कि धान के रखरखाव और बचाव के लिए समुचित व्यवस्था की जाए। इस संदर्भ में हम समीक्षा बैठक भी समय समय बुलाते हैं और उसका समीक्षा भी करते हैं। कल भी हमने अधिकारियों का बैठक बुलाया था और उसमें कड़े निर्देश भी दिए हैं, व्यवस्था भी की गई है। लेकिन जब जोर बारिश और तूफान आता है तो कई जगह कैप कवर भी उड़ने की शिकायत मिलती है। कई जगह जो एक दिन पहले का धान खरीदा हुआ रहता है उसको जो ढके रहते हैं उसका भी तिरपाल वगैरह उड़ने की खबर कई जगह से आती है। तो ये स्वाभाविक है, बड़े पैमाने पर व्यवस्था किए गए हैं। लेकिन जो एक दिन पहले जो खरीदी की गई रहती है उसमें तात्कालिक आप स्टेकिंग नहीं लगा सकते। उसमें तौलाई के बाद उसमें सिलाई होता है, स्टेकिंग होता है, तब जाकर बिल्कुल इसका आकलन तो अभी होगा क्योंकि अभी शुरुआती दौर है। लेकिन 2022 की चुनौतियां अगर मैं बात करूं तो क्या रहेंगी? कोई ऐसी योजनाएं आपके विभाग को लेकर, चाहे संस्कृति की बात करें, खाद्य विभाग, क्योंकि ये हर साल देखने को मिलता है कि या तो बारिश की वजह से या बोरे खराब होने की वजह से, चूहों की वजह से काफ़ी बर्बादी होती है। तो 2022 में कोई ऐसा आप लोगों ने रोड मैप बनाया क्या कि ये सारी चीज़ों से उबरा जा सके? देखिए, हम जब से सरकार में आए तब से परिस्थिति हमारे प्रतिकूल रही है। शुरू से ही चुनौती रही है। पहला चुनौती तो किसानों के जो हालात थे वो किसी से छुपा नहीं था। किसान बहुत डिप्रेशन में थे और कई जघन्य कदम उठा रहे थे। सरकार आने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो पहले किसानों का कर्जा माफ़ किया, दूसरा 2500 रुपये में धान खरीदी किया, केंद्र के आपत्ति के बाद राजीव गांधी किसान न्याय योजना, तमाम प्रकार की जो कार्रवाई हुई, जब किसानों का खेती के प्रति आकर्षण बढ़ा, जो खेती को नुकसान का सौदा समझते थे उनका व्यू इसमें बदला और खेती किसानी की तरफ लोगों का आकर्षण बढ़ा है। पहले से किसान पंजीयन में भी इजाफा हुआ है, रकबा में भी इजाफा हुआ है। जो व्यवस्था की बात आप जो कर रहे हैं, जो परमानेंट व्यवस्था की, इसमें दरअसल किसानों के लिए पिछली सरकार में कोई काम हुआ नहीं। अगर 15 साल इनकी सरकार थी और चबूतरा और शेड बनाए होते तो ये जो नुकसान का आपको आंकड़ा दिख रहा है वो नहीं दिखता। और पिछली सरकार जो खरीदी करती थी केवल राज्य में आवश्यकता के बराबर ही वो खरीदी करती थी। 70 लाख टन लगभग प्रदेश की आवश्यकता है धान की, जिसमें चावल बना करके पीडीएस में और अन्य योजना में उसका उपयोग किया जाता है। हम जो खरीदी कर रहे हैं, जो हमारा ओपनिंग ईयर था उसमें 82 लाख मीट्रिक टन पहली शुरुआत, दूसरे साल 84 लाख मीट्रिक टन, तीसरे साल हम 92 लाख मीट्रिक टन, और इस साल जो खरीदी कर रहे हैं इसमें अनुमान है कि 1 करोड़ 5 लाख मीट्रिक टन के आसपास हमारी खरीदी होगी और हमारी पूरी तैयारी भी उसी के अनुपात में है। स्वाभाविक रूप से जो तैयारी की जाती है वो अनुमान रहता है, उस अनुमान के अनुसार किया जाता है। और अगर बेमौसम बारिश हो जाए, अचानक ओलावृष्टि हो जाए तो प्राकृतिक आपदा है। लेकिन आपने कहा कि 15 साल में कुछ नहीं किया, शेड का निर्माण नहीं किया, गोडाउन नहीं बनाया। अब 2022 में आप
हम लगातार कर रहे हैं ना। हर फाइनेंशियल ईयर में आप देखिए कि आपको NRGA से, DMF से सब हम चबूतरा का निर्माण कर रहे हैं। वहीं पर मंडी से हम उसको शेड लगा रहे हैं, तो ये काम चल रहा है। तो ये आने वाले 2-3 साल में इसको हम लोग कवर कर लेंगे। अच्छा, एक बात और है कि जो फैसला लिया केंद्र की सरकार ने, उसना चावल को नहीं खरीदेंगे, ये एकाएक फैसला था। अब मुख्यमंत्री जी भी कह चुके हैं, आप भी कह चुके हैं कि अब प्रोत्साहित करेंगे किसानों को आने वाले दिनों में कि उसना क्वालिटी का जो चावल है उसकी पैदावारी वो ना करें। ये कितना महत्वपूर्ण है और 2022 में क्या ये टारगेटेड रहेगा? देखिए, ये तो परिस्थितिजन्य निर्णय है कि एक तरफ भारत सरकार, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं कि किसानों के आय हम दूना करेंगे। आय दूना करने के जो उपाय हैं उसमें जो बीज है, जो खाद है, वो आधुनिक और जो उसका हाइब्रिड किस्म के बीज हैं, इसका उपयोग है, दवाई का उपयोग है, खाद का उपयोग है। सब करने से आय निश्चित रूप से इसका प्रोडक्शन बढ़ता है, और प्रोडक्शन बढ़ता है तो उसमें जो चावल निकलता है उस चावल की क्वालिटी के बारे में आप आकलन करें तो हाइब्रिड किस्म के जो बीज आते हैं जिससे धान का पैदावार होता है, उसमें अरवा चावल नहीं बनता, उसमें टूट ज़्यादा होता है, उसके उसना चावल ही बनते हैं। और केंद्र सरकार उसमें फरमान जारी कर देती कि हम उसना चावल केंद्रीय पूल में नहीं लेंगे। तो ये तो परिस्थितिजन्य निर्णय है कि हमको लोगों को समझाना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा कि आप जो धान उगा रहे हैं इसको सेंट्रल लेने को तैयार नहीं है, तो इसलिए आप इसमें कुछ परिवर्तन लाए ताकि ये जो आने वाले समय में चुनौती को कम किया जा सके। 2022 में भी टारगेट रहेगा आप लोगों का कि किसानों को समझाएं कैसे? जी बिल्कुल। अब राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से जो फसलों को इनपुट दिया जा रहा है उसमें कोदो है, कुटकी है, रागी है, फॉरेस्टेशन है, इसलिए किया जा रहा है कि ताकि धान का रकबा कम हो और दूसरे दलहन, तिलहन और रागी, इस प्रकार के जो खेती है उसके तरफ लोगों का आकर्षण बढ़े। उसके लिए अतिरिक्त भी हम उन लोगों को प्रोत्साहन दे रहे हैं राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत। उसमें सामान्यतः 9,000 रुपये प्रति एकड़ दे रहे हैं, लेकिन जो धान का फसल लगाया था और उसको छोड़ करके दूसरी तरफ 10,000 रुपया प्रति एकड़ उन लोगों को दिया जा रहा है। तो ये प्रोत्साहन जो है लोगों को इसीलिए दिया जा रहा है ताकि लोग धान से दूसरे फसल की तरफ शिफ्ट हो सके। एक और बात कही जा रही है कि जो भी अभी परिस्थितियां निर्मित हो रही है, जैसे कस्टम मिलिंग का ना होना या उठाव का ना होना, ये बड़ी दिक्कत है सभी जगह जहां धान खरीदेंगे। ये भी लगता है आपको कि इसी वजह से हो रही, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये कह दिया कि आपका धान हम नहीं लेंगे उसना क्वालिटी, इसीलिए अभी कस्टम मिलिंग के लिए भी नहीं उठाव हो रहा है क्या मिलर्स द्वारा? देखिए, इसमें जो राज्य सरकारें खरीदती हैं वो खरीदी जो है सेंट्रल की एजेंसी के रूप में खरीदती हैं, और जब पूरे अन्य प्रदेशों से आप लगातार 100% ले रहे हैं तो छत्तीसगढ़ के साथ पाबंदी क्यों? आप कभी बोलते हैं कि हम जो राज्य जो है बोनस देगा उसका नहीं खरीदेंगे, दूसरी बार मेरा वो क्लॉज जब हम ठीक कर लेते हैं तो आप बोलते हैं कि अब सेंट्रल पूल में हम उसना नहीं लेंगे। इसके बावजूद हम उसको करने के लिए अगर हम कार्य योजना बना लिए हैं कि हम जो सेंट्रल ने 61 लाख का केंद्रीय पूल में चावल लेने की सहमति दी है, उसको हम अचीव करेंगे। उसके लिए जब हम काम कर रहे हैं तो आपका रेक मूवमेंट नहीं मिल पा रहा है। जितना हमको रेक की ज़रूरत है आपके सामने है कि रेक कितना हमको ज़रूरत है और कितना मिल रहा है। हमारा रेक प्लान गया है 114 रेक का और मिल पा रहा है 81, मतलब आधे से भी कम आप दे रहे हैं। तो किस प्रकार से उठाव होगा और गोदाम में स्पेस बनेगा? तमाम प्रकार का जो परिस्थिति है एकदम अगेंस्ट होने के बाद भी हम उस चुनौती को झेल रहे हैं। एक और बात कही जा रही मिलर्स के द्वारा कि अगर आप उसना क्वालिटी का जो चावल है डायरेक्ट एक्सपोर्ट करने की अनुमति दे दें राज्य सरकार,
तो भी इसका हल निकाला जा सकता है कुछ हद तक। देखिए, आप धान खरीदी करते हैं, इसके बाद उसका निराकरण करते हैं, चाहे आप कस्टम मिलिंग करिए, चाहे सेंट्रल पूल में जमा करिए या एक्सपोर्ट करिए। एक्सपोर्ट भी आप या आप एथेनॉल बनाइए। इस सब में सेंट्रल एक बीच में ब्रेकर है, उनके अनुमति के बिना आप ग्रीन राइस को दूसरे उस पर आप उपयोग नहीं ला सकते। अगर पर्पस बदलेगा, अनुमति आवश्यक है। आप देखिए, बात हम लोगों ने उठाया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उठाया कि हम एथेनॉल बनाना चाहते हैं, अनुमति दिया जाए। अनुमति मिला, लेकिन किसको मिला? एफसीआई को मिला। आप छत्तीसगढ़ में भी अगर एथेनॉल बनाना चाहते हैं तो डायरेक्ट अपने धान या चावल का उपयोग आप नहीं कर सकते, एफसीआई के माध्यम से लीजिए। आप अपने यहाँ का धान या चावल को डायरेक्ट एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, उसके लिए केंद्रीय कृषि मंत्रालय का आपको अनुमति चाहिए। तो बीच में एक जो ब्रेकर है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की बहुत सारी पाबंदियां हैं, तो सीधे तौर पे हमको करने से रोकती है। एक आखिरी सवाल संस्कृति विभाग से जुड़ा हुआ, 2022 में क्या रहेगा खास संस्कृति विभाग के लिए? 2022 संस्कृति विभाग के लिए उपलब्धियों से भरा हुआ रहेगा। जिस प्रकार से कलाकारों के लिए और फिल्मी जगत के लोगों के लिए, चाहे वो एक्टिंग से हो, चाहे वो निर्माता हों या कलाकार हों, सभी लोगों के लिए एक अच्छा सौगात मिल जाएगी क्या? इसमें हम लोग उस पर कार्रवाई चल रहा है। 2021 में हमने फिल्म नीति बनाया। फिल्म नीति में लोगों के सामने कोई विजन नहीं था, कोई टारगेट नहीं था, लेकिन हम आज एक विजन लोगों के सामने रखे हैं कि आप अगर फिल्म बनाते हैं और नेशनल अवार्ड जीतते हैं तो आप 1 करोड़ तक का आपको के पास एक टारगेट है कि आप लक्ष्य उसमें कि एक उस इनाम को आप जीत सकते हैं। अगर ऑस्कर अवार्ड आप लाएंगे, अंतर्राष्ट्रीय जो अवार्ड है उसको लाएंगे, तो आप 5 करोड़ तक पा सकते हैं। तो लोगों के सामने एक विजन है, लोग इसमें आकर्षण भी दिख रहा है और लोग फिल्में भी उसी तादाद में बन जाएगी 2022 में शुरुआत। हम लोगों की कोशिश है कि 2022 में बन जाए, और इसके लिए ज़मीन अलॉटमेंट से लेकर के बाकी काम उसमें चल रहा है, और ये बन जाएगा तो छत्तीसगढ़ राज्य के लिए एक लैंडमार्क होगा, एक पहचान बनेगा। और इस रीजन में एक सबसे मॉडल के रूप में वो उसकी पहचान बनेगी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मंत्री जी ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि 2021 में तो काफ़ी सारी उपलब्धियां रही हैं, लेकिन 2022 में खास तौर पर अगर मैं संस्कृति विभाग की बात करूं तो लोगों को इंतज़ार रहेगा। 2022 में छत्तीसगढ़ में फिल्म सिटी का निर्माण करवाने का उन्होंने कहा है कि वो कोशिश करेंगे। इसके लिए ज़मीन अधिग्रहण का काम शुरू हो गया है। तो निश्चित तौर पर जो संस्कृति से जुड़े लोग हैं उनके लिए एक बड़ी खुशखबरी 2022 में मिल सकती है। कैमरामैन मिथिलेश के साथ प्रवीण सिंह, ईटीवी भारत, रायपुर।